साथियों, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कोई मुकदमे पेंडिंग है तो आज की तारीख में चेक बाउंस के मुकदमे पेंडिंग है। चेक बाउंस के मुकदमे फर्जी है या सही है, इस मामले को वही कह सकता है जिसके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा हुआ है। जनरली कोर्ट यह मानती है कि किसी व्यक्ति के पास यदि आपका चेक गया है तो वो यूं ही नहीं गया है, वह चेक इसी कारण गया है क्योंकि आपने उससे कोई राशि उधार ली है, या फिर आपने उस व्यक्ति की सर्विसेज ली है, या फिर आपको कोई राशि का चुकारा उस व्यक्ति को करना है। लेकिन कभी कभी यह बातें गलत भी साबित होती है। कई व्यक्ति किसी से पैसा लेते हैं और पैसा लेकर उस पैसे को चुका भी देते हैं। कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग उन चेकों का दुरुपयोग करते हैं। या फिर मान लीजिए किसी से आपने 1,00,000 रुपया लिया, आपने उसको 80,000 लौटा दिए, 20,000 रुपए और ब्याज नहीं लौटाया। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आपको फोन कर रहा है, आप उसका फोन नहीं उठा रहे हो, आपके चेक उसके पास पड़े हैं और उसने 1,00,000 रुपए का चेक बाउंस करा दिया। अब यहां पे गलती किसकी है? वास्तव में देखा जाए तो गलती आपकी है, क्योंकि जब आपने उसको पूरी राशि लौटाई नहीं तो वह व्यक्ति क्यों 20,000 का 30,000 का मुकदमा करेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि 20-30,000 रुपए बाकी है, लेकिन अगर कोर्ट में केस चला तो उसके लिए मुझे वकील को खर्चा देना है, हर पेशी पे मुझे कोर्ट जाना है, वकीलों के सवालों के जवाब देने हैं, कोर्ट की ट्रायल मुझे फेस करनी है, इसीलिए वह लगाता है 1,00,000 का चेक। लेकिन जब आपको उस व्यक्ति का नोटिस आता है तब आप सोचते हैं चलो भाई छोड़ो, इस मामले को कोर्ट में निपटेंगे, कोर्ट में देखेंगे। अब यहां पे जब 2-4-6 महीने निकल जाते हैं, कोर्ट का समन आता है, उस समय भी आप उस कंप्लेनेंट से संपर्क नहीं करते। आप सोचते हैं समय निकल रहा है, निकलने दो। यहां पे पूरी गलती आपकी है, क्योंकि आपसे वो व्यक्ति कोई राशि मांग रहा था और आपने वह राशि लौटाई नहीं। तो यहां पर आपको चाहिए कि जब आपको नोटिस आता है आप उसी समय उस व्यक्ति से संपर्क करो, जो बाकी का पैसा है उसको दो और अपना चेक ले लो, या फिर जो नोटिस आया है उस पे लिखवा के ले लो, बात खत्म। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका 2-5 हजार बाकी होता है और सामने वाले 1,00,000-2,00,000 के चेक लगा देते हैं। चेकों का दुरुपयोग हो रहा है। कई बार आप पैसा दे भी चुके होते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति द्वारा चेक का वास्तव में दुरुपयोग किया जाता है, वो पैसा मांगता ही नहीं है, फिर भी आपके चेक बाउंस करा रहा है। कभी कभी आपके चेक बेचे जाते हैं या ट्रांसफर किए जाते हैं, किसी और व्यक्ति को दे दिए जाते हैं और उन चेकों का दुरुपयोग होता है। लेकिन वहां पर भी एक्यूज्ड जो आरोपी होता है वह अपने केस में अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर पाता है और जो चेक राशि होती है उस चेक राशि से उस पर दुगुना तक की राशि का जुर्माना हो जाता है। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 2 साल तक की जेल हो जाती है। ऐसा क्यों? आज हम इसी बात को बताएंगे कि यदि आप सही हो फिर भी आपके मैटर में आपको सजा क्यों हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी लापरवाही। कई लोग सवाल खड़े कर देते हैं वकीलों पे कि हमारे वकील साहब की गलती है। साहब, वकील साहब की कोई गलती नहीं होती है। वकील साहब तो चाहते हैं कि अगर मामला शॉर्ट में निपटे तो निपट जाए। वह अपनी तरीके से बेहतर प्रयास करते हैं, केस को लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं, डेट पर डेट लेने की कोशिश करते हैं, एक बेटर क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और जहां तक हो सके उस केस से आपको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गलती किसकी होती है? गलती उस आरोपी की होती है कि जमानत करवाने के बाद आरोपी घूमकर वकील साहब के पास नहीं जाता है। कई केसेस के अंदर हमने देखा है कि हम फोन पे फोन करते रहते हैं और जो आरोपी होते हैं, जो एक्यूज्ड होते हैं, जो अभियुक्त होते हैं, वह वकील साहब का फोन ही नहीं उठाते। उनको लगता है कि वकील साहब फीस मांगेंगे। फीस तो मांगेंगे भाई, आपके केस पे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, कानून की किताबों में नजीरें ढूंढ रहे हैं, आपके केस के अंदर एक एक फैक्ट्स को देख रहे हैं। लेकिन जब आपसे जानकारी चाहते हैं कि
इस केस के सोर्सेस क्या है, क्या आपने इतना पैसा लिया, नहीं लिया तो दिया तो कब दिया, उसका स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके से दिया, कोई लिखा पढ़ी है, कोई बिल है, कोई ट्रांजैक्शन है, कहां मिले, कब तारीख को मिले, किस तारीख को आपने बातचीत की, कौन कौन से एग्रीमेंट लिखे। लेकिन आपको तो लगता है कि आपने कोर्ट में जमानत करवा के चारों धाम की यात्रा पर चले गए। तो गलती जो होती है ना, वह आरोपी की होती है, क्योंकि वह वकील साहब के फोन को इग्नोर करता रहता है। कभी कभी तो पार्टी सेटलमेंट की बात करके, जहां वास्तविक कंडीशन होती है वहां पर भी सेटलमेंट की बात करके चली जाती है और डेट पे आती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वकील साहब के पास केवल और केवल दो रास्ते होते हैं। तो वो दो रास्तों में पहला रास्ता तो यह है कि जब आप उनका फोन ही नहीं उठा रहे, उन्हें रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, बात ही नहीं कर रहे, केस की डिटेल ही नहीं दे रहे, तो वो सीधी आपके केस में अपीयर नहीं होते हैं और आपकी बेल जंप करा देते हैं और आपके खिलाफ फिर अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। और आपने उसी ढर्रे को अपना लिया, उन वकील साहब को छोड़ा, दूसरे वकील साहब को पकड़ लिया। वो दूसरे वकील साहब भी 2-3 महीने उस केस को चलाएंगे, आप उनके साथ भी वही कारनामा करते हो, वो आपका केस छोड़ देते हैं, फिर बेल जंप करा देते हैं। फिर आपने तीसरे वकील साहब को ढूंढा, फिर जमानत कराई। तो इस तरीके से आपका जो केस है, आपका जो बचाव है, वो पूरी तरीके से खिचड़ी बन चुका होता है, क्योंकि 2-2, 3-3 वकील हो चुके जिन्होंने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन आपने केवल जमानत के समय आए और पहले वाले वकील साहब की गलतियां बताई और हो गया मामला। यहां पर यही कंडीशन होती है पहली। दूसरी होती है कि आपके वकील साहब अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर, भले ही उनको जानकारी नहीं है, कानूनी बिंदुओं पर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और एक अच्छी जिरह करने के बाद वह केस को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके द्वारा जानकारी नहीं दी जाने पर वह कौन कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट में और तलब करा सकते हैं, किस तरीके से उस केस को संदेह के घेरे में ला सकते हैं कि आप जीते। इसके बावजूद भी आप अपने वकील साहब को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाने के बाद अब स्टेज आती है बयान मुलजिम की, जहां आपको हाजिर होना पड़ता है और फिर आपके वकील साहब आपसे अनुनय विनय करते, भाई आइए इस केस के अंदर हाजिर होइए और अपने बयान मुलजिम करवाइए, साक्ष्य प्रतिरक्षा में उपस्थित होइए, आपकी बात क्या है, किस तरीके से आप बेगुनाह है, कोर्ट को बताइए। आपकी मुख्य परीक्षा होगी, सामने वाले कंप्लेनेंट के एडवोकेट आपसे क्रॉस करेंगे और यहां पर यदि एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, यदि आपके बयान मुलजिम हो चुके हैं और साक्ष्य प्रतिरक्षा के अंदर यदि आप अपनी बात को साबित कर पाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, वह केस आप जीतेंगे। आरोपी के केस हारने का सबसे बड़ा कारण आरोपी की लापरवाही है और कुछ भी नहीं। और यही लापरवाही कई आरोपी करते हैं। आपने जब कोर्ट में बेल करवाई, तब से आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने एडवोकेट को एक एक तथ्य से वाकिफ कराएं, सच्चाई से अवगत कराएं, तभी आप केस जीत पाएंगे। नहीं तो अगर आपने लापरवाही की तो आप हार का सामना करेंगे। वकील साहब के पास तो माध्यम है, वो तो मामले में अपील में चले जाएंगे, लेकिन एक बार नीचे से अगर सजा हुई है ना, तो लगभग मामलों में ऊपर सजा बहाल ही रहती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, यदि किसी भी केस के अंदर यदि आप आरोपी है, तो आपकी भूमिका होनी चाहिए कि प्रत्येक पेशी पर आप कोर्ट में हाजिर हो, आप अपने वकील साहब को आपके केस की सच्चाई से अवगत कराओ, उन पॉइंट्स को बताओ जिन पॉइंट्स के बारे में आपके वकील साहब को पता नहीं है, और आप ये केस जीत सको। साथियों, चेक बाउंस के मैटर में ढेरों वीडियो इस चैनल पर पोस्ट है, आप देख सकते हैं। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर हर कानूनी मुद्दे पर वीडियो बने हुए हैं, आपको केवल वीडियो और शॉर्ट में जाकर उनको देखने की जरूरत है। हर सवाल का समाधान मौजूद है। फिर भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक मैसेज करके आप कॉल बुक करके हमसे बात कर सकते हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि अनावश्यक कॉल न करें, क्योंकि हमारा भी व्यक्तिगत कोई समय होता है, कोर्ट का टाइमिंग होता है, क्लाइंट्स के डिस्कशन होते हैं, तो अनावश्यक कॉल न करते हो कॉल बुक का मैसेज करें। वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने हर मुद्दे पे अपने वीडियो बखूबी इस चैनल पे पोस्ट कर रखे, जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर दिए जाते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि लगता है काम की जानकारी है तो यार दोस्तों, चिर परिचित मित्र रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।